चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट किंगडम की ओर, जो है किंगडम प्लांटी। हम जानते हैं वीटेकर ने 5 किंगडम प्रपोज किए थे, जिनमें से थे किंगडम मोनेरा हम पढ़ चुके हैं, किंगडम प्रोटिस्टा हम डिस्कस कर चुके हैं, किंगडम फंगाई भी हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम। ठीक है, इसमें इंक्लूड किया गया है सभी प्लांट्स को, और प्लांट्स हम उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो कि सन की एनर्जी को यूज करके अपना फूड खुद बना लेते हैं, मींस जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें से ज्यादातर, नियरली ऑल, दे आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, मीन्स वो लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना रहे हैं, है ना। और इसके लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं एयर से, और मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हमने प्लांट कहा। तो प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन को समझने के लिए कुछ थ्योरीज प्रपोज की गई थी, कुछ क्लासिफिकेशन प्रपोज किए गए थे, जो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए, जो प्लांट का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इनिशियली शुरुआत में वो शुरू हुआ था आर्टिफिशियल सिस्टम से, उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और एक और सिस्टम प्रपोज किया गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखते हैं ये सब क्या है, व्हाट आर दीज सिस्टम्स। चलिए, तो सबसे पहला जो अर्लीस्ट सिस्टम प्रपोज किया था वो था आर्टिफिशियल सिस्टम, प्रपोज्ड बाय कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस। ठीक है, ये जो सिस्टम था ये बेस्ड था ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड द सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब अगर हम सीधी भाषा में बात करते हैं तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था। ठीक है, और कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी, जैसे हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ एटसेट्रा, मतलब जिनको आप देखकर पहचान सकते थे, उन फीचर पर ये बेस था। बात समझ आई? तो यहां पर जो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था वो था एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। लीनियस ने स्टार्टिंग में एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के आधार पर ही प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, और आप जानते हैं एंड्रोशियम में कई तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, है ना। मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस, सिनजेनेशियस, सिनएंड्रस, गाइनोएंड्रस, डायडाइनमस, टेट्राडाइनमस, ये सभी वर्ड आप फ्लावर में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो एंडोशियम के स्ट्रक्चर के आधार पे ही लीनियस ने अपना आर्टिफिशियल सिस्टम प्रपोज किया था। अब ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, इसके कुछ ड्रॉबैक सामने आए। ऐसा देखने में आया कि लीनियस ने एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से कुछ क्लोजली रिलेटेड प्लांट स्पीशीज को सेपरेट कर दिया था। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो बहुत जल्दी एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं। मतलब हम जानते हैं प्लांट और एनिमल्स जो हैं अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडप्ट करते हैं। तो जो वेजिटेटिव फीचर हैं वो बहुत जल्दी एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, शेप साइज बदल जाते हैं प्लांट पार्ट्स के। तो ऐसा माना गया कि हम वेजिटेटिव फीचर्स को उतनी वेटेज नहीं दे सकते जितनी हम सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव फीचर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के साथ साथ बदलते रहते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो काफी डिफिकल्ट होगा और कंफ्यूजन भरा भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उसमें कुछ कमियों की वजह से उसको फॉलो नहीं किया जाता। अब आर्टिफिशियल सिस्टम के रिप्लाई में आप कहिए कि सॉल्यूशन के तौर पर एक दूसरा सिस्टम प्रपोज किया गया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर के नाम से ही इनका नाम ज्यादा प्रचलित है।
ठीक है, तो बैंथम एंड हुकर ने इस सिस्टम को प्रपोज किया और इस सिस्टम में कंसीडर किया गया एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी, तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी और इंटरनल स्ट्रक्चर भी, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री मीन्स प्लांट में पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल्स, उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उन सभी को भी कंसीडर किया गया। ठीक है, थर्ड सिस्टम आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था, दैट वाज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। ये इस बात पर आधारित था कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पे वो किस तरह से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसको प्रपोज किया गया एंगलर एंड प्रेंटल के द्वारा। तो यहाँ पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और जेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, उनको इंटरलिंक्ड किया गया और ऐसा माना गया कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा में आ रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम क्लास में प्लेस किए गए हैं, तो ऐसा माना गया कि उनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, मतलब जो उनका ओरिजिन हुआ है वो किसी कॉमन एनिमल या कॉमन प्लांट से ही हुआ है, कॉमन ऑर्गेनिज्म से हुआ है। बात समझ में आई? ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सॉन हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, मान लीजिए कि जो सारे मैमल्स हैं वो एक ही फाइलम में रखे गए हैं, है ना, फाइलम कॉर्डेटा। तो सभी मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, ये सभी एक ही फाइलम में हैं। तो ऐसा माना जाएगा कि इन सभी का जो एंसेस्टर रहा होगा वो कॉमन रहा होगा, एक कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन पूर्वज से ही इन सभी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर हम कुछ ट्रीज बनाते हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है क्लैडोग्राम्स, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, क्लैडोग्राम्स। ठीक है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर ही बनाए जाते हैं। आप देखिए कि शुरुआत हुई है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, और उसके बाद आए वर्टिब्रेट्स, फिर 4 लिम्ब वाले, फिर एमनियोटिक एग वाले, और फिर हेयर या फर वाले। तो ये सभी आपस में इंटरलिंक्ड हैं क्योंकि इनके एंसेस्टर कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर हैं, एक ही पूर्वज से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, तो क्लैडोग्राम्स क्या है? दीज आर द ट्री इन विच animals या organisms are grouped which include an common ancestor species, right? तो this is the phylogenetic classification system और इसी को आजकल इन न्यू सिस्टमैटिक्स, मॉडर्न सिस्टमैटिक्स में इसको काफी यूज भी किया जाता है। देखिए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अलावा भी अब मॉडर्न सिस्टमैटिक्स में या मॉडर्न टेक्सोनॉमी में हमारे पास कुछ और तरीके भी हैं जिनकी हेल्प से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन में हेल्प मिल जाती है। जैसे कि एक है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, देखिए हम जो स्टडी कर रहे हैं एनिमल्स की, प्लांट की, उसमें से ज्यादातर स्टडी जो है वो बेस्ड होती है फॉसिल्स पर, है ना, क्योंकि शुरुआत से अभी तक जो भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं सभी अभी तक लाइव नहीं है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो अब प्रेजेंट नहीं है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन समय समय पर उनके फॉसिल्स हमें मिलते हैं और उनके फॉसिल से हमें हेल्प मिलती है ये पता लगाने के लिए कि पहले या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे वो किस तरह के रहे होंगे, और उसी के आधार पे हम आज के एनिमल्स का, प्लांट्स का, पहले के एनिमल प्लांट्स से रिलेशनशिप निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें कोई फॉसिल ना मिले, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का अगर कोई फॉसिल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो कैसे हम टेक्सोनॉमिकल स्टडीज को आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे हम क्लासिफिकेशन कर पाएंगे? बात समझ आई? तो ऐसे केसेस में यूज किया जाता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को। इट
is based on all the observable characters. जिन भी कैरेक्टर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उन पर ही बेस्ड है, मतलब ये नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम किन्हीं दो एनिमल्स में कंपेयर कर रहे हैं, तो जहां पर ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स आएंगे, जहां कॉमन कैरेक्टर का नंबर ज्यादा आएगा, उनको हम क्लोजली रिलेटेड मान लेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की हेल्प से किया जाएगा। यहाँ पर नंबर और कोड्स दे दिए जाते हैं टेक्सॉन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और फिर उन्हें ऑब्जर्व कर लिया जाता है, कंपेयर कर लिया जाता है। ऐसे ही एक है साइटोटेक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर, कि वो किस तरीके से मियोसिस के दौरान पेयरिंग करते हैं। तो उन सभी को देखकर हम एनिमल्स को कंपेयर कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, ठीक है। कीमोटेक्सोनॉमी में हम यूज करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। तो प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, बायोमोलिक्यूल्स को कंपेयर करके भी उनको क्लासिफाई किया जा सकता है, हेल्प मिलती है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये सभी जो टेक्निक है हम आज की डेट में यूज करते हैं, और इन सभी टेक्निक्स को यूज किया जाता है अंडर न्यू सिस्टमैटिक्स या मॉडर्न सिस्टमैटिक्स। हमने देखा प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को जो अलग अलग टाइम पीरियड्स पर यूज किए जाते रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं उस प्लांट क्लासिफिकेशन की जो मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट एक्सेप्टेड है, और जिसको सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, वो है आइकलर प्लांट क्लासिफिकेशन। एक साइंटिस्ट हैं A.W. आइकलर, उन्होंने 1883 में प्लांट क्लासिफिकेशन का एक चार्ट प्रपोज किया, क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, और उसको ही हम फॉलो करते हैं। तो हमारे सिलेबस में भी आइकलर क्लासिफिकेशन के नाम से ही हम प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइकलर ने बेसिकली क्या किया कि इन्होंने किंगडम प्लांटी को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया, जो थे क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। आइए देखते हैं ये दो सब किंगडम्स क्या हैं। देखिए, तो प्लांट किंगडम जो है उसको दो सब किंगडम्स में बांट दिया, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी वो प्लांट थे जो नॉन फ्लावरिंग हैं और नॉन सीडेड प्लांट है, मतलब ना ही तो यहाँ पर फूल खिलते हैं और ना ही यहाँ पर बीज आएंगे। फेनेरोगैमी वो प्लांट हैं जहां पर फूल आएंगे और जो सीड बियर करते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम्स में 3 ब्रांचेस को इंक्लूड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा में जो प्लांट बॉडी है वो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है, बॉडी थैलस लाइक है, एक अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है जहां आपको रूट स्टेम लीफ नहीं दिखेंगे। ब्रायोफाइट्स जो हैं वहां पर फॉल्स रूट्स डेवलप हो गई थी, है ना, रूट नहीं है, प्रॉपर रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, पर रूट जैसी दिखने वाली स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर लीफ भी आई, स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट्स और लीव्स आई, लेकिन यहाँ भी रिप्रोडक्शन स्पोर की हेल्प से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो फ्लावर है और ना ही सीड है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ये आते हैं अंडर क्रिप्टोगैमी, मतलब नॉन फ्लोरिंग और नॉन सीडेड प्लांट। अब आइए फेनेरोगैम्स पर, जो कि फ्लावरिंग और सीडेड प्लांट है। तो यहाँ पर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में खास बात है कि वहां पर जो सीड था वो नेकेड सीड था, सीड पर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती थी, और जो एंजियोस्पर्म है उनके सीड आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, वहां पर प्रॉपर सीड कवरिंग पाई जाती है, और जो सीड है वो फ्रूट से कवर्ड होता है। बात समझ में आई? तो दिस इज होल अबाउट द आइकलर क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत प्लांट किंगडम को 5 डिविजन्स में बांट दिया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिनको अब हमें 1 बाय 1 स्टडी करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्रिप्टोगैम से। क्रिप्टोगैम्स आर लोअर प्लांट और प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। यहाँ जो रिप्रोडक्शन होगा वो स्पोर्स की हेल्प से होगा।
दे आर फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट। ठीक है, तो simple plants like algae, mosses and ferns which do not produce flower, fruit and seed include into the cryptogams। यहाँ पर algae, bryophytes और pteridophytes को include किया गया है। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा के अंतर्गत पहले स्टडी किया जाता था एल्गी और फंगी को, लेकिन अभी हम जानते हैं कि जो फंगस हैं उनको सेपरेट किंगडम में प्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पर थैलोफाइटा के अंतर्गत हम केवल एल्गी को ही स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एल्गी से। तो एल्गीज आर सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल बियरिंग एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंपल हैं। थैलॉइड से यहाँ मतलब है कि आपने अगर कभी ग्रीन एल्गी को देखा है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, जो हरा हरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सब एल्गी है। तो एल्गी का स्ट्रक्चर जो है वो थैलस लाइक होता है, मतलब वहां पर आप रूट स्टेम लीफ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। दे आर ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, दैट इज व्हाई दे आर सेड ऑटोट्रॉफिक। एक्वेटिक हैं, ये मॉइस्ट हैबिटेट में ही पाए जाएंगे, या तो पानी में, ठीक है, फ्रेश वाटर या मेराइन, या फिर ऐसी जगहों पर जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर प्रेजेंट हो। दे ऑल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। ज्यादा नमी वाली जगह पर आपको एल्गीज देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कुछ एल्गीज जो हैं वो फंगस के साथ मिलकर लाइकेन फॉर्म करती हैं। ठीक है, और कुछ एल्गीज ऐसी भी हैं जो एनिमल्स के साथ सिम्बायोसिस शो करती हैं, जैसे ऑन द स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर की स्किन पर जो एल्गीज हैं वो एज अ सिम्बायोंट सरवाइव करती हैं। बात समझ आई? अब एल्गी का जो फॉर्म और साइज है वो हाईली वेरिएबल है। यहाँ पर कुछ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी हैं जिन्हें कहा जाता है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, जो यूनिसेलुलर हैं। कुछ कॉलोनियल फॉर्म्स भी हैं जो कि वॉलबॉक्स, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज क्लेमाइडोमोनास, ये वॉलबॉक्स है। तो देखिए, ये कॉलोनी में रह रहे हैं, मतलब ये ग्रुप में रह रहे हैं, है ना, ये एक कॉलोनी है और आप देखिए इसमें बहुत सारे ये वॉलबॉक्स हैं। ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म्स भी हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। आप ये देखिए कि ये लॉन्ग फिलामेंटस एल्गीज भी हैं, तो दिस इज यूलोथ्रिक्स एंड दिस इज स्पायरोगायरा। ठीक है, तो इनके फॉर्म्स और साइजेस में काफी वेरिएशंस पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों ही तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जाएगा बाय फ्रेगमेंटेशन। जनरली जो एल्गीज हैं वो जब मैच्योर हो जाती हैं तो वो फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल पार्ट्स में टूट जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप देखिए कि ये एक फिलामेंटस एल्गी थी, मैच्योर होने के बाद ये देखिए ये फ्रेगमेंट्स में, पोर्शंस में टूट गई और फिर हर एक पार्ट एक अलग सेपरेट फिलामेंट बना लेता है। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर की हेल्प से होगा, जनरली जू स्पोर्स, जो कि मोटाइल स्पोर्स हैं, है ना, इनके पास फ्लैजिला पाया जाता है। आप देखिए यहाँ पर ये एल्गी था, यहाँ से ये जू स्पोर्स निकल रहे हैं एंड दोज आर हैविंग फ्लैजिला। तो ये जू स्पोर्स हैं जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। ठीक है, जू स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो ये नए प्लांट को, नए एल्गी को बना देंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेटिक फ्यूजन हो रहा है वो होगा आइदर इट इज ऑफ आइसोगैमस टाइप, जिसको बोलेंगे आइसोगैमी, जहां पर फ्यूजन ऑफ गैमेट सिमिलर इन साइज, जो भी गैमेट फ्यूज हो रहे हैं वो सेम साइज के हैं। आप देखिए सेम साइज के गैमेट हैं तो आइसोगैमी। ठीक है, दे मे बी फ्लैजुलेटेड और नॉन फ्लैजुलेटेड, वो चाहे जैसे भी हों, लेकिन अगर दोनों सेम होंगे तो वो आइसोगैमी कहलाएगा और ऐसा रिप्रोडक्शन आइसोगैमस कहलाएगा। जैसे कि ये फ्लैजुलेट होते हैं यूलोथ्रिक्स में और नॉन फ्लैजुलेट होते हैं स्पायरोगायरा में। एनाइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज,
साइज में अनइक्वल हैं, छोटे बड़े हैं, तो वो एनाइसोगैमस हो गया। दोनों एक जैसे हैं और साइज में अंतर है सिर्फ, ठीक है। oogamous होगा, मैं आपको ये सब चीजें पहले भी समझा चुकी हूँ फंगस में। oogamous होगा जब एक गैमेट लार्ज है और नॉन मोटाइल है और दूसरा गैमेट जो है वो मोटाइल है। तो जनरली मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। वो स्टैटिक होगा, वो एक जगह पर फिक्स रहेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का गैमेटिक फ्यूजन होगा या इस तरह के गैमेट्स पाए जाएंगे तो वो कहलाएगा oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके एग्जाम्पल हैं वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। अब जो एल्गीज हैं, यहाँ पर एल्गी को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज प्रोडक्ट्स एंड द सेल वॉल कंपोनेंट, ठीक है। इन सभी फीचर्स के आधार पे जो एल्गीज हैं, जो मल्टी सेलुलर एल्गीज हैं, उनको 3 सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड द ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो चलिए इन तीनों ही पार्ट्स को अब डिस्कस करते हैं।